हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 36। आदित्य और अनामिका की जिंदगी में एक भयंकर तूफान आ चुका था। जहां एक और अनामिका को अपना परिवार मिला, वहीं वह आदित्य से दूर हो गई। लेकिन आदित्य से दूर जाने की वजह क्या थी, ये सिर्फ अनामिका जानती थी। आदित्य जेल में था और अनामिका अमर के घर में थी। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बंद कमरे में दरवाजे से पीठ लगाए वह आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। बाहर खड़े सभी लोग हैरान थे कि आखिर अनामिका उन्हें देखकर खुश क्यों नहीं है। अमर ने सबको वहां से जाने के लिए कहा और खुद अनामिका से कहने लगे, अनामिका दरवाजा खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। अमर की आवाज़ सुनकर अनामिका ने दरवाजा खोल दिया। अमर अंदर आए। अनामिका एक तरफ खड़ी हो गई तो अमर कहने लगा, हम जानते हैं आपके मन में अभी ढेर सारे सवाल चल रहे होंगे। आपकी माँ ने आपको क्या कहानी सुनाई और आप उसे किस नज़रिए से देखती हैं, हम नहीं जानते, पर हम चाहते हैं कि आप उस कहानी का दूसरा पहलू भी जानें। अनामिका ने सुना तो वह अमर को देखने लगी। अमर ने सामने पड़े सोफे की ओर इशारा करके कहा, बैठो। अनामिका सोफे पर आकर बैठ गई। अमर उसके बगल में पड़ी कुर्सी पर आ बैठे और कहने लगे, हम जानते हैं आप हमसे नफरत करती हैं, हमें पसंद नहीं करती। शादी के बाद हम और आपकी माँ साथ साथ खुश थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमने एक मजबूर औरत की मदद की और फिर उसके जाल में फंसते चले गए। ये सच था कि हम उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन हमारे और उनके बीच कोई गलत रिश्ता नहीं था। किसी को हमारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब उसी औरत ने हमारा साथ दिया, सहानुभूति दी और धीरे धीरे वो हमें गलत संगतों में डालने लगी, जिससे हम शराब के आदी हो चुके थे। गीता जब माँ बनने वाली थी, हमें उनसे बहुत प्यार था। जब हमने ये बात उस औरत को बताई तो उसने दवा के नाम पर हमें गर्भ गिराने की गलत दवा दे दी, जिससे हर बार गीता का गर्भ गिरता रहा। तब तक हमें नशे में रहने की आदत हो चुकी थी। बिना सच जाने हम गीता को वो दवा खिलाते रहे, क्योंकि वो औरत नहीं चाहती थी हमें गीता से कोई संतान हो, क्योंकि उसकी नज़र हमारी दौलत और राजपूताना हवेली पर थी, जिसके इकलौते वारिस हम थे। हम उस वक्त कुछ समझ नहीं पाए और हमारी आंखों के सामने ही सब खत्म होने लगा। पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो अब बिस्तर पर आ चुके थे और एक दिन गीता ने वो दवा नहीं खाई और आप बच गई। आप इस दुनिया में आए, जिसकी खुशी उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा हुई थी, लेकिन तब तक हम सबकी नज़रों में गिर चुके थे और इसी वजह से आपके दादाजी ने हमारे हिस्से की जायदाद आपके नाम कर दी। हम गीता को सच बता पाते इससे पहले ही वो आपको अपने साथ लेकर जा चुकी थीं। हम इतने बदकिस्मत थे कि आपको एक बार अपनी गोद में भी नहीं ले पाए थे। आपको और गीता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप दोनों नहीं मिली। आप हमें सिर्फ उस जायदाद के लिए ढूंढ रहे थे, अनामिका ने नफरत भरे लहजे में कहा। अमर मुस्कुराने लगा और कहा, अगर हमें आपकी जायदाद ही चाहिए होती तो हम आपको कब का खत्म करवा सकते थे, यहाँ लेकर नहीं आते। पिताजी जा चुके थे। हमारी बुरी आदतों की वजह से बड़े भाई साहब और उनका परिवार हमेशा के लिए भारत से बाहर चला गया। छोटा भाई भी उस हवेली को छोड़कर अपने परिवार के साथ जा चुका था। सौंदर्या भी अपने बच्चों के साथ चली गई। कोई नहीं था हमारे पास। उस हवेली में कोई बचा था तो वो सिर्फ था मैं। हम पल पल पश्चाताप की आग में जल रहे थे कि हम अपने ही हाथों अपना सब बर्बाद कर चुके थे। वो हवेली छोड़े हमें सालों हो चुके हैं। हमने अपनी मेहनत से ये सब हासिल किया अनामिका। हमें आपकी अपने पिता की जायदाद की ना कल जरूरत थी और ना ही आज है। अमर की बातों में अनामिका को थोड़ी सच्चाई नजर आ रही थी तो उसने कहा, अगर ये सच था तो आप माँ से मिले क्यों नहीं? कितने साल उन्होंने आपके बिना गुजारे हैं। स्कूल में सबके पापा आते थे, लेकिन हमारे पास पापा नहीं थे। हमें जब आपकी ज़रूरत थी तब आप हमारे साथ नहीं थे। फिर आज क्यों वापस आए हैं आप हमारी ज़िंदगी में? अनामिका के इस सवाल पर अमर कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, एक पिता होने का फर्ज हमें खींच लाया। मरने से पहले अपने हाथों से आपका कन्यादान करना चाहते हैं। शायद इससे हमारे किए पाप कम हो जाएं। बेटियां नसीब वालों के घर में जन्म लेती हैं, पर हम बदनसीब थे जो आपको पिता होने का सुख नहीं दे पाए। कुछ ही वक्त है हमारे पास अनामिका, और उससे पहले हम आपको शादी के जोड़े में देखना चाहते हैं। एक पिता की तरह आपका विवाह संपन्न करना चाहते हैं और आपका कन्यादान करना चाहते हैं। ये हक हमसे मत छीनिए अनामिका।
कहते उनकी आंखें छलक आईं, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। अनामिका बस खामोशी से सब सुन रही थी। उसे चुप देखकर अमर कहने लगे, हम जानते हैं, जाने अनजाने में हमने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और इसके लिए हम आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। आज जो आपका परिवार यहाँ मौजूद है, ये हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए यहाँ आए हैं, आपसे मिलने। सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं अनामिका। हो सके तो कुछ वक्त उनके साथ बिताइए, क्योंकि कुछ दिन बाद ये सब भी यहाँ से चले जाएंगे। अमर उठे और कमरे से बाहर निकल गए। अनामिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह उन पर भरोसा करे या ना करे। पर अमर पर भरोसा करने की एक मजबूत वजह थी कि उन्होंने अनामिका को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह अनामिका को वो सब देने की कोशिश में लगे थे जो आज तक उसे नहीं मिला। अनामिका सोच में डूबी हुई थी कि कुछ देर बाद ही कमरे में ताई जी, चाची और सौंदर्य अबू आई। ये तीनों अनामिका के पास आ बैठी और अनामिका से बातें करने लगी। अनामिका ने सहज होकर सबसे बातें की, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके चेहरे के सामने बार बार आदित्य का चेहरा आ रहा था। रात के खाने में अनामिका की आवभगत होती रही। उसके साथ किसी राजकुमारी की तरह व्यवहार किया जा रहा था और अनामिका खामोशी से बस सब देखते जा रही थी। देर रात अनामिका अपने कमरे में आई। उसने कमरे में रखे फ़ोन से अवनी का नंबर डायल किया। उधर से अवनी ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो कौन? अवनी, हम बोल रहे हैं अनामिका। अब तो खुश हो ना तुम अनामिका, तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जाना था तो चली जाती, कोई नहीं रोकता तुम्हें, लेकिन आदित्य भाई का दिल क्यों तोड़ा तुमने? जानती हो, आज तुम्हारी वजह से वो जेल में है, घर में सब दुखी हैं, वो तुम्हारी वजह से। सबकी फिक्र करती थी ना तुम, फिर आज ऐसा क्या किया? सबके साथ कहते हुए अवनी लगभग रो पड़ी। अवनी, एक बार हमारी बात तो सुनो, हमने जो कुछ भी किया, कुछ नहीं सुनना मुझे अनामिका, तुम झूठी हो, तुमने झूठा वादा किया मुझसे। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें अपनी दोस्त से बढ़कर समझा और तुम्हें अपने घर में लेकर आई, पर मैं कहाँ जानती थी तुम हम सबका दिल तोड़कर जाओगी। हम मजबूर हैं अवनी, तुम हमारी दोस्त हो, कम से कम तुम तो हमें समझो। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। कैसी मजबूरी अनामिका, बच्ची नहीं हो तुम जो किसी ने आकर तुमसे कुछ कहा और तुम चल पड़ी उनके साथ। माँ पापा भाई सब ने कितना प्यार दिया था तुम्हें और आज वो सब इस हालत में है। ऐसा क्यों किया अनामिका? आदित्य जी कैसे हैं? तुम्हें फर्क भी पड़ता है भाई की हालत से? वो रो रहे थे तुम्हारे लिए, तुमसे न जाने की भीख मांग रहे थे। तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें जलील किया जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, पर तुमने एक बार भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। क्या यही था तुम्हारा प्यार? भाई की एक आह पर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते थे, फिर आज तुम्हारा इतना दिल पत्थर कैसे हो गया अनामिका? अनामिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। उधर अपनी भी बस सिसकते जा रही थी। एक तरफ उसकी दोस्त थी और दूसरी तरफ उसका भाई जो इस दर्द में था। अपने कुछ देर खामोश रही और फिर कहा, आज के बाद मुझसे बात मत करना अनामिका। आज तुमने जो किया है वो करके तुमने मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ठेस पहुंचाई है। अच्छी दोस्ती निभाई है तुमने अनामिका। अब ने एक बार हमारी बात तो सुनो। अवनी ने अनामिका की बात सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। अनामिका ने फ़ोन नीचे रख दिया। उसका मन बहुत बेचैनी से घिरा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और मन बहुत उदास था। वह खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और आसमान में खिले हुए अधूरे चांद को देखने लगी। हाँ, वो अधूरी थी आदित्य के बिना। सारी रात अनामिका ने जागकर गुजार दी। उधर आदित्य हवालात में था। गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। उसे ना अपनी परवाह थी ना ही घर वालों की। वह बस उसे फिक्र थी तो सिर्फ अनामिका की। रात भर वह सोया नहीं। जिस्म मार से दर्द कर रहा था, पर उससे भी ज़्यादा दर्द अनामिका से दूर होने का था। आकाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह आदित्य को छुड़ा नहीं पाया। ऊपर से रात हो चुकी थी और ऐसे में आदित्य का छूटना पॉसिबल नहीं था। अनामिका के पिता की शहर में बहुत धाक थी। ऐसे में इंस्पेक्टर भी उन्हीं के इशारों पर चल रहा था। जीजू को जब इस बारे में पता चला तो वह भी अगले दिन इंदौर आ पहुंचे। सोमित जीजू को देखकर आकाश को थोड़ी हिम्मत मिली और सुबह सुबह ही दोनों पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। आदित्य हवालात के एक कोने में मासूम सा बैठा था। उसकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह रात भर सोया नहीं है। जीजू ने इंस्पेक्टर से बात की, लेकिन इंस्पेक्टर किसी भी हाल में आदित्य को छोड़ने को तैयार नहीं था।
उसने उसके खिलाफ बहुत मजबूत केस बनाया था। जीजू और आकाश दोनों ही परेशान थे कि आखिर आदित्य को कैसे छुड़ाया जाए। तभी जीजू को अनामिका का ख्याल आया और वह आकाश को लेकर बाहर आए। उन्होंने आकाश से कहा, साले साहब, अनामिका से बात हुई आप लोगों की? एक वो ही है जो इस वक्त अपने पापा से बात करके आदित्य को छुड़वा सकती है। नहीं जीजू, अनामिका से कोई बात नहीं हो पाई, उसका फ़ोन भी अपने घर में ही है। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। जीजू ने आकाश को हिम्मत दी। इसके बाद दोनों आदित्य के वहां से निकलने की कोशिश में जुट गए। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन न जीजू कुछ कर पाए न ही आकाश। उन्होंने आदित्य के लिए जो वकील किया वो भी अमर का नाम सुनकर पीछे हट गया। जीजू पुलिस स्टेशन में ही थे, तभी इंस्पेक्टर के पास फोन आया और कुछ देर बात करने के बाद उसने कांस्टेबल से कहा, कांस्टेबल छोड़ दो उसे। आकाश और जीजू ने सुना तो उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। इंस्पेक्टर उसकी ओर पलटा और कहा, वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, इस बार कुछ नाटक किया तो ऐसा केस बनाऊंगा जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, मैं ख्याल रखूंगा आदित्य ऐसा कुछ न करे जिससे किसी को भी परेशानी हो, जीजू ने कहा। और कुछ देर बाद आदित्य उनके सामने था। जीजू और आकाश उसे लेकर बाहर आए और घर निकल गए। कुछ ही देर बाद सभी घर पहुंचे। राधा का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उन्होंने जैसे ही आदित्य को उस हालत में देखा, उसे सीने से लगाकर फपक पड़ी। सभी उदास थे, आज से पहले किसी ने उसे इस हालत में नहीं देखा था। राधा उसे लेकर अंदर आई और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। दर्द और थकान की वजह से आदित्य वहीं हॉल में ही सो गया था। राधा ने उसे कंबल ओढ़ाई और वहीं बैठकर उसका सर सहलाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। राकेश ने देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते कहा, राधा, हमारा बेटा घर आ चुका है, दिल छोटा मत करो। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही है, कितना मारा है इसे उन लोगों ने। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज इसके साथ ये सब हो रहा है। राधा रोते हुए राकेश के सीने से जा लगी। वे उसका सर सहलाकर उसे चुप कराने लगे और नीता को अपने पास बुलाकर राधा को वहां से ले जाने को कहा। नीता राधा को लेकर उनके कमरे में आ गई। आदित्य शाम तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आंख खुली, वह उठकर अनामिका को ढूंढने लगा और फिर उसे याद आया कि अनामिका को उसके पापा ले जा चुके थे। उसके हाथ और कंधे में बहुत दर्द था, लेकिन आदित्य घर से बाहर आया, बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। नीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य बिना सुने वहां से निकल गया। 1 घंटे की भाग दौड़ में आखिर उसे अमर के घर का पता मिल ही गया। आदित्य गुस्से से फुल स्पीड में वहां से निकला। नीता ने जब घर वालों को आदित्य के जाने के बारे में बताया तो सभी फिर से परेशान हो गए। जीजू और आकाश गाड़ी लेकर निकले। नीता और दादी माँ ने राधा को संभाला। दादाजी राकेश को हिम्मत दे रहे थे। उधर अनामिका खामोशी से सब घर वालों के बीच बैठी थी। उसे देखने कोई लड़का आया था। लड़के ने अनामिका को देखती ही पसंद भी कर लिया और रिश्ता तय हो गया। पर अनामिका ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी के पीछे की वजह कोई नहीं जानता था। आदित्य जैसे ही बंगले के मेन गेट पर पहुंचा, गार्ड ने उसे रोक लिया। आदित्य अंदर जाने की जिद करने लगा और इस वजह से बाहर काफी शोर शराबा हो रहा था। अमर और बाकी सब बाहर चले आए, लेकिन अनामिका वहीं बैठी रही। अमर ने जैसे आदित्य को वहां देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने गार्ड से कहा, उठा के बाहर फेंक दो इसे। मैं अनामिका को लेने आया हूँ और उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कोई रोक नहीं सकता मुझे, आदित्य ने चिल्लाकर कहा, जिसकी आवाज़ अनामिका के कानों में भी जा गिरी। लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए वहीं बैठी रही। वह नहीं चाहती थी वह आदित्य के सामने जाए और कमजोर पड़ जाए। आदित्य की बातों से अमर को और गुस्सा आ गया तो उसने गार्ड से कहा, इसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो इसे। गार्ड ने आदित्य को पीटना शुरू किया। आदित्य पहले से घायल था और ऐसे में खुद को बचाना काफी मुश्किल हो रहा था। 2-3 घूंसों के बाद वह नीचे जा गिरा। उसकी दर्द भरी आह निकली और उसने लगभग बेहोशी की हालत में कहा, वो मेरी है, उसे मुझसे दूर मत कीजिए। अनामिका को मेरे साथ जाने दीजिए। अनामिका ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य की आह ने उसे बेचैन कर दिया और वह बाहर आई। आदित्य ने अधखुली आंखों से अनामिका को देखा। अनामिका ने जैसे ही उसकी ओर जाना चाहा, अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अनामिका ने भीगी आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, हमें जाने दीजिए, वो मर जाएंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए।
आपको अपना वादा याद है अनामिका? अमर ने सख्त स्वर में कहा। तो अनामिका के कदम वहीं रुक गए। ना जाने कहाँ से उस वक्त आदित्य में जान आ गई। वह उठा और अनामिका की ओर आने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने उसे फिर से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। आदित्य चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर अनामिका जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसके सामने उसने कुछ नहीं कहा। गार्ड ने आदित्य को ले जाकर सड़क के उस ओर फेंक दिया। अनामिका ये सब देखकर दौड़ते हुए अंदर चली आई। बाकी सब घर वाले ये देखकर हैरान थे, पर किसी ने भी अमर से पूछने की हिम्मत नहीं थी। अमर जैसे ही अंदर आया, अनामिका ने तड़प कर कहा, जब हम आपके हर बात मानने को तैयार हैं, तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? बदला ले रहे हैं हम उस औरत से जिसने हमारी पत्नी और बेटी से दूर रखा, अमर ने कठोरता से कहा। पर इन सब में आदित्य जी की कोई गलती नहीं है, ना ही राधा माँ ने कुछ गलत किया। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? हम पत्थर दिल नहीं अनामिका, पर राधा को हम कभी माफ नहीं करेंगे, कहते हुए अमर वहां से चला गया। अनामिका बेड के किनारे घुटने टेक कर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। आज जो कुछ हो रहा था उसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रही थी। आदित्य बुरी तरह हार चुका था, वह होश में नहीं था। किसी तरह वह उठा। आकाश और जीजू उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने आदित्य को संभाला और जीजू उसे अपने साथ लेकर पिछली सीट पर बैठ गए। तीनों घर पहुंचे। उसके होंठ से खून बह रहा था, शर्ट गंदी हो चुकी थी, बाल बिखरे और आंखें लाल आंसू से भरी। जीजू और आकाश किसी तरह उसे संभाल कर उसके कमरे तक लेकर आए। जैसे आदित्य को होश आया, वह वापस अनामिका के लिए जाने लगा। जीजू ने उसे रोका तो उसने सबको साइड धक्का देकर कहा, ऐसे कैसे कर सकती है वो? कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? उसे दर्द में देखकर हर किसी की आंखें नम थीं। राकेश से ये सब देखा नहीं गया तो वह नीचे चले आए और दादू के पास आकर फपक पड़े। कोई भी पिता अपने बच्चों को ऐसी हालत में नहीं देखना चाहेगा जिस हालत में आदित्य था। जीजू ने आदित्य को संभाला तो आदित्य वहीं घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहने लगा, उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, खुश रहेगी, फिर क्यों चली गई वो? उसने एक बार मेरी ओर देखा तक नहीं। जीजू की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आदित्य इस वक्त बच्चों की तरह रो रहा था। आकाश उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा आदित्य, तू ऐसे हिम्मत मत हार। आदित्य गुस्से से जीजू से दूर हुआ और कहा, कुछ ठीक नहीं होगा। उसने कहा था मुझसे शादी करने के लिए, मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। झूठी कहती है वो कि प्रार्थना से सब सही हो जाता है। फिर आज क्यों नहीं है वो मेरे पास? क्यों चली गई वो ऐसे? जीजू ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द दोनों बहुत ज्यादा थे और ऐसे में आदित्य को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा लाल हो चुका था, आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थीं। वह जीजू के पास आया और बदहवास सा कहने लगा, जीजू आपको तो पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करती है। आप बोलोगे तो वो आपकी बात जरूर सुनेगी। चलिए उसे लेकर आते हैं, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अनामिका चाहिए, वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। वो मेरे लिए बनी है। उसने वादा किया था वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। चलो उसे लेकर आते हैं, मैं जानता हूँ वो खुश नहीं है। जीजू ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहने लगे, शांत हो जाओ आदित्य, अनामिका कहीं नहीं गई, हम लोग उसे वापस ले आएंगे, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। जीजू ने अवनी की ओर इशारा किया तो अवनी वहां से चली गई और कुछ देर बाद जूस लेकर आई और जीजू को दे दिया। जीजू ने वह मुश्किल से आदित्य को पिलाया और उसे कमरे में उसके बेड पर लेटा दिया। आदित्य कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। राधा उसका सर सहलाती रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वह बस लगातार भगवान से सब ठीक हो जाने की प्रार्थना कर रही थी। जीजू सबको लेकर नीचे आ गए और बताया कि उन्होंने आदित्य के जूस में नींद की दवा मिलाई। अगर वह देर तक सोता रहे तो घबराए नहीं। आकाश ने सुना तो जीजू से कहा, यह आपने क्या किया जीजू? तो और मैं क्या करता? उसकी हालत देख रहे हो, मर जाएगा ऐसे वो। उसके दिमाग का इस वक्त शांत होना बहुत जरूरी है। जीजू ने थोड़ा गुस्से से कहा। आकाश सहम गया और फिर कहा, लेकिन जीजू, उसके पास आए और उसके कंधे पकड़कर
आराम से कहने लगे, देखो आकाश, आदित्य सिर्फ मेरा साला नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त भी है और वो मेरे जैसा भी। उसे इतने दर्द में आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं मानता हूँ मैंने जो किया है वो एक हद तक सही नहीं है, लेकिन इस वक्त उसका सोना बहुत जरूरी है। जिस दौर से वो गुजर रहा है वो उसके और तुम सबके लिए हानिकारक है। भरोसा रखो, उसे कुछ नहीं होगा। आकाश जीजू के गले आ लगा और कहने लगा, वो अनामिका से बहुत प्यार करता है जीजू, वो उसके बिना नहीं जी पाएगा। जानता हूँ आकाश, पर इस वक्त हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। अनामिका की खामोशी के सामने हमारी आवाज कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे मेरे दोनों बच्चे सही सलामत चाहिए। कहते हुए राधा भपक पड़ी। जीजू ने उसे संभाला और सबको मुश्किल से खाना खिलाया। ऐसे माहौल में भला किसी को भूख कहाँ लगती है। सबको सोने भेजकर जीजू ने तनु से बात की। उसे सब बताए तो तनु भी वहां आने के लिए बोलने लगी, लेकिन जीजू ने उसे वहीं काव्य के साथ रुकने को कहा। तनु को अपना और काव्य का ख्याल रखने को बोलकर जीजू ने फोन रख दिया। जीजू ने अनामिका से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन न वो अनामिका से मिल पाए न उससे कोई बात कर पाए। अगला दिन उदासी से गुजरा। राकेश, आकाश, जीजू सभी घर पर ही थे। पूरे 36 घंटों बाद आदित्य को होश आया और वह नींद से जागा। जैसे उठा उसने महसूस किया उसका बदन दर्द से टूट रहा है। आदित्य ने घड़ी में देखा, सुबह के 8 बज रहे थे। उसे याद आया कि उसे ऑफिस जाना है। वह उठा और कबर्ड से ब्लैक शर्ट और जीन्स निकाल कर रख दी और नहाने चला गया। ये वही शर्ट थी जो अनामिका ने पहनी थी और उसके बाद से आदित्य ने इसे बहुत संभाल कर रखा था। आदित्य नहाकर आया, कपड़े पहने और नीचे चला आया। जीजू को हॉल में बैठा देखकर आदित्य थोड़ा हैरान हुआ और कहा, अरे जीजू, आप कब आए? बस कुछ देर पहले ही। आदित्य नाश्ते के टेबल पर आ बैठा और आवाज लगाई, अनामिका, मेरी चाय कहाँ है? आदित्य के मुंह से अनामिका का नाम सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद दवा का असर था कि आदित्य को अभी कुछ याद नहीं था। कुछ देर बाद ही नीता उसके लिए चाय नाश्ता ले आई। उसे देखकर आदित्य ने कहा, भाभी, आप चाय लेकर आई हैं, अनामिका कहाँ है? वो आज उठी नहीं। क्या? उसे पता है ना मुझे ऑफिस जाना होता है। आदित्य की बातें सुनकर नीता खामोश रही। ऐसे में वो उसे क्या जवाब दे। आदित्य ने नीता को चुप देखा तो चाय उठाई और पीने लगा। रघु सामने से अखबार हाथ में लिए आया और डाइनिंग पर रखकर चला गया। आदित्य ने अखबार उठाया और जैसे ही उसके पहले पन्ने पर छपी खबर पढ़ी, उसके होश उड़ गए और बीते 2 दिनों की बातें उसे याद आ गई। अखबार में शाम को होने वाली अनामिका की शादी के बारे में लिखा था। आदित्य ने जैसे ही पढ़ा, उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। आदित्य उठा, अखबार वहीं डाइनिंग पर फेंका और वापस अपने कमरे की ओर चला गया। वह नहीं जानता था ये गुस्सा था या डर, पर उसकी आंखों के आगे अनामिका के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। आदित्य अपने कमरे में आया। उसने शीशे में खुद को देखा और शीशे में ही अनामिका के साथ बिताए पलों की यादें उभर कर सामने आने लगी। आदित्य ने एक हाथ जोर से शीशे पर दे मारा। इसके बाद गुस्से में अनामिका को खो देने के दर्द में उसे कुछ याद नहीं आ रहा। वह कमरे में रखी चीजों को फेंकने लगा। दीवार पर लगी अपनी और अनामिका की तस्वीरों को फेंक दिया। कमरे में लगे पर्दे उखाड़ दिए। ये सब करते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा आ रहा था। उसका आदित्य की परवाह करना, उसकी आंखों में देखना, उसके साथ हंसना, परेशान करना, सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। जो शर्ट उसने पहना हुआ था उसने बाय भी उतार कर फेंक दिया। आदित्य इस वक्त जो महसूस कर रहा था वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने ड्रावर में पड़ी लाइटर निकालकर शर्ट जला दी और लाइटर जोर से फेंक दिया, जो कि खिड़की के शीशे से टकराकर नीचे जा गिरी। नीचे बैठे लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो सभी भागते ऊपर आए, लेकिन आदित्य के कमरे का दरवाजा बंद था। सभी उसे दरवाजा खोलने को बोल रहे थे। आदित्य ने चिल्लाकर सबको वहां से जाने को कहा और आकर पीठ के बल अपने बिस्तर पर जा गिरा। गुस्से से उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों के सामने अभी भी अनामिका का चेहरा था। गुस्सा अब दर्द का रूप ले चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहकर कनपट्टी से होते हुए बेडशीट को भिगा रहे थे और आदित्य निढाल पड़ा रहा। कानों में अब कोई शोर नहीं था, तो बस उसकी सांसों की आवाज जो अब धीमी पड़ने लगी थी। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। बिस्तर पर पड़ा वह बस अनामिका के बारे में सोच रहा था।
वह जानता था अनामिका जरूर किसी परेशानी में होगी, वरना वह इतना बड़ा फैसला कभी नहीं लेती। आदित्य बेस उत्सव वहीं लेटा रहा। नीचे हॉल में सभी परेशान थे कि कहीं आदित्य के साथ कुछ गलत ना हो जाए। राधा ने घबरा कर कहा, कहीं वो अपने साथ कुछ गलत ना कर ले। नहीं मौसी जी, आदित्य ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो बहुत समझदार लड़का है, उसका प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। दिन भर जीजू सबको तसल्ली देते रहे और समझाते रहे। वो जानते थे इन मुश्किल घड़ी में उनका वहां रुकना बहुत जरूरी है। अनामिका की शादी की खबर जब उन्होंने अखबार में देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे जानते थे आदित्य और अनामिका दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते थे दोनों एक दूसरे से दूर हों। जीजू हैरान परेशान से बैठे थे। शाम को आदित्य की नींद खुली। उसने सपना देखा जैसे अनामिका उससे दूर जा रही है। वह जल्दी से उठा और भागते हुए नीचे आया। जीजू और आकाश उस वक्त वहीं थे। जब उन्होंने आदित्य को जाते देखा तो आदित्य को रोकते कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? अनामिका को लेने। तुम जानते हो वहाँ जाना सही नहीं है। उसके पापा तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम्हें क्या लगता है वह अनामिका को तुम्हारे साथ भेज देंगे? जीजू ने गुस्से से कहा। जीजू की बात सुनकर आदित्य को गुस्सा आ गया। उसने जोर से कहा, मेरी बंदी है, वो कैसे नहीं आएगी, मैं लेकर आऊंगा उसे। कहकर आदित्य वहां से बाहर निकल गया। जीजू और आकाश उसके पीछे आए और उसे रोकते हुए कहा, आदित्य रुको, मेरी बात सुनो, ऐसे जाओगे तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। पहले हम लोगों को अनामिका से मिलना चाहिए, आखिर पता तो चले कि वह ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि वो मजबूर है, मैं जानता हूँ। ये सब फैसले लेना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा, पर उसके लिए, क्योंकि वो मुझे और इस घर के लोगों को तकलीफ में देखना नहीं चाहती थी। अगर मैं उसकी खामोशी के पीछे का दर्द नहीं देख सकता तो मुझे उससे प्यार करने का कोई हक नहीं है। वो इस वक्त मुझसे भी ज़्यादा दर्द में है, उसे मेरी ज़रूरत है, हम सबकी ज़रूरत है। आदित्य ने तड़प कर कहा, मैं समझ गया, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमें अनामिका तक पहुंचना है और उसे ये भरोसा दिलाना है कि हम सब उसके साथ हैं। पर कैसे? उससे मिलना इतना आसान नहीं है। उसके पापा ने वहाँ इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है। सुनो, कहते हुए जीजू उन दोनों को प्लान समझाने लगे। तीनों बिना घर पर बताए घर से निकले। अमर प्रताप सिंह का घर। घर दुल्हन की भांति सजा हुआ था। मेहमानों का जमघट लगा हुआ था। बंगले के कमरे में दुल्हन के लिबास में सजी अनामिका अपने घर की औरतों से घिरे बैठी थी। उसकी आंखों में खालीपन था और चेहरे पर उदासी थी। उसने कभी सोचा नहीं था उसे ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। शाम हो चुकी थी और जैसे जैसे शादी का वक्त नजदीक आ रहा था, अनामिका का मन बेचैनी से घिरता जा रहा था। अमर बाहर ही था। उसे उम्मीद थी आदित्य जरूर आएगा।